ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया था। टुडे वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बहुत डिटेल में, आपको मालूम है दिस इज अ चैप्टर विच इज लाइक अ नेवर एंडिंग चैप्टर, और इतने छोटे छोटे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है, and ICAI has asked questions on majority of those concepts. Like obviously हर एग्जाम में चैप्टर का वेटेज जो है वो इट इज सेम एज ऑल ऑफ द चैप्टर्स, देयर इज नो डिफरेंस इन द वेटेज टर्म्स। क्वेश्चन एक ही आएगा, अच्छा 4 या 5 मार्क के लिए, उसके अलावा तो आपको एमसीक्यू मिलेगा देखने के लिए, बट वो एक क्वेश्चन भी हर बार ना अलग अलग कॉर्नर से पिक किया जाता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, बट एक काम करेंगे हम, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस चैप्टर के, उनको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। यहां पर मैं आपको सही बता रहा हूं, कुछ कुछ कॉर्नर्स ऐसे रहेंगे जो मैं आपको बोलूंगा ये पार्ट आप रीड कर लीजिएगा, बिकॉज कवरिंग द एंटायर चैप्टर इन अ रिवीजन सेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जैसे चैप्टर 1 हो गया, 3 हो गया, वो सब एक्चुअली सब कुछ कवर हो सकता है, बट सेकंड चैप्टर बहुत ही ज्यादा वास्ट है, सब कुछ शायद एक साथ में कवर करना मुश्किल रहेगा। बट स्टिल जितने भी मेजर पार्ट्स है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो एक काम कीजिए, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 2.1। What is the name of this chapter? Dynamics of competitive strategy। मतलब क्या है? एक्चुअली मैं नाम जो है वो जस्टिफाई नहीं करता इस चैप्टर के कंटेंट को। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, एक ओवरव्यू देता हूं, फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा। इस चैप्टर में सबसे पहले वो आपको वेयर आर वी, हमारा करंट सिचुएशन क्या है, उसको एनालाइज करने के तरीके बताएंगे। मतलब बेसिकली हाउ डू यू परफॉर्म एनवायरमेंटल एनालिसिस, और बिजनेस का एग्जिस्टिंग सिचुएशन का एनालिसिस कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में एड्रेस करेंगे। ये आपको बताएंगे, अगर अज्यूम कीजिए अगर आप एक बहुत बड़ा कंपनी है, लेट्स से कंपनी लाइक आईटीसी विच डील्स विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो कैसे आप अपने पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स को सही तरीके से एनालाइज करेंगे। सर देयर आर सम मॉडल्स, कंसल्टिंग फर्म्स के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो यहां पर पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस यूज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। वन इज कॉल्ड एज SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है। सेकंड इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा, पक्का। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज PLC। ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर ये तीनों समझने के बाद में कुछ मॉडल्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल BCG का मैट्रिक्स दिया है, वैसे ही मैकेंजी का GE मैट्रिक्स दिया है, फिर वी हैव एनसॉफ, देन वी हैव ADL मैट्रिक्स। 4 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो दिए हैं वो आपको पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, वो वाला पार्ट चैप्टर नंबर 2 में है। इसके अलावा वी हैव SWOT एनालिसिस एंड हाउ डू यू अप्लाई SWOT के एलिमेंट्स को, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है इन टोज मैट्रिक्स। तो टोज मैट्रिक्स भी इस चैप्टर के अंदर, डिटेल के अंदर। फिर इसके अंदर सबसे लास्ट में 2-3 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एंड वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वो 3 चीजें भी यहां पर आएगी आइडियली। और मैं हर जो आपको चीज बता रहा हूं ना, हर एरिया पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब ICAI ने इस चैप्टर में से लिटरली हर अलग अलग कॉर्नर से पिक करते हुए क्वेश्चंस को पूछा है। यही नहीं, इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को कैसे समझोगे एक इंडस्ट्री के, उसको कैसे एनालाइज करोगे, वो एक कॉन्सेप्ट है। फिर सर नॉर्मली एक इन जनरल इंडस्ट्री को अगर समझने का है तो डोमिनेंट फीचर्स क्या दिमाग में रखने चाहिए टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडस्ट्री, वो भी दिया है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिगर्स ऑफ चेंज, की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है, ऐसे और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हैं इस चैप्टर के अंदर। सो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट चैप्टर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, उसमें 3 कोर कॉन्सेप्ट क्या है और 4 मैट्रिक्स क्या है, पहले ये वाला पार्ट खत्म करेंगे। देन विल कम टू इंडस्ट्री एनालिसिस वाला पार्ट क्या होता है, टोज मैट्रिक्स वाला पार्ट क्या होता है, वो वाला पार्ट खत्म करेंगे। एंड देन इन द एंड मैं उस चीज को थोड़ा छोड़ दूंगा, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। ये तीनों चीजें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आफ्टर वी फिनिश चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, बिकॉज 6, 7 एंड 8 के अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपको कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड वैल्यू चेन एनालिसिस बेटर समझ में आएंगे, तो उनको थोड़ा लास्ट के लिए अपन छोड़ देंगे अभी के लिए। बट उसके अलावा जो मेजर पार्ट है वो हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे इन दिस सेशन। कैन वी गेट स्टार्टेड? शुरुआत करते हैं विद द वर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस का। आ जाओ इन योर मॉड्यूल्स, पेज नंबर 2.22. 2.22. Are you there?
सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर्टफोलियो, व्हाट इज द मीनिंग। और प्लीज थोड़ा फोकस रखना बेटा, ये चैप्टर अकेले पढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली वास्ट। बाकी चैप्टर्स आपको इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे एसएम के अंदर बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें हैं। नॉर्मली ये डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि आप खुद से बैठ करके हर एक चीज को डिटेल में पढ़ो, तो थोड़ा सा फोकस रखना, जब रीडिंग टाइम दे रहा हूं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका। तो सर What is the meaning of the word portfolio? Portfolio का मतलब है अगर एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील किया जाता है, सो द कलेक्शन ऑफ माई डिफरेंट बिजनेसेस फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो। अब सर अगर आप मुझे पूछेंगे इस पोर्टफोलियो को एनालाइज क्यों करना चाहिए, हो सकता है आपका कोई एक बिजनेस बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड है, अच्छा काम कर रहा है, आप शायद इसके अंदर एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे होंगे। तो मतलब हर बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यार एक कंपनी आईटीसी उसने अपने हर प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी लगा लेना चाहिए। देखो अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेटजीज जो हैं आपको चैप्टर 4, 5 एंड 6 में पढ़ाए जाएंगे। वहां पर आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या क्या होते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या क्या होते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या है, वो सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बट मेकिंग अ राइट चॉइस अबाउट द स्ट्रेटजी इज नॉट अ इजी जॉब। फॉर दैट यू शुड नो हमारा एग्जिस्टिंग हर एक प्रोडक्ट या हर एक सर्विस का कंडीशन क्या है। इसीलिए आपको पहले पोर्टफोलियो समझाया जा रहा है। पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं एज अ कंपनी। तो अगर एक कंपनी के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील करता है तो ही उनके लिए ये पोर्टफोलियो एनालिसिस लॉजिकल है। अगर आपके पास में एक ही प्रोडक्ट है तो पोर्टफोलियो क्या है, फिर एक ही कंपनी है और उसमें अंदर एक ही प्रोडक्ट है तो उसमें एनालाइज क्या करना है, सब कुछ जो है उस कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वही इस प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वहां पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए सूटेबल है, जिनके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं, उनको पोर्टफोलियो एनालिसिस समझना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। क्या आपको मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस समझ में आया? अब एग्जाम के अंदर अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस आता है क्या लिखोगे और एडवांटेजेस में क्या लिखोगे? जो लाइंस पिक कर रहा हूं उसको पिक करो, ढंग से पढ़ो, उड़ा दो मेरे सामने। आ जाओ सर, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? सबसे पहले डिफाइन करोगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जांपल भी दे सकते हो एग्जाम के अंदर। एग्जांपल कैन बी आईटीसी प्रोवाइड्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमने आईटीसी के एग्जांपल बहुत बार डिस्कस किया है, आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हो। टोबैको प्रोडक्ट होटल इंडस्ट्री के अंदर है, एफएमसीजी के अंदर है, पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर है, आप मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हो। ये सब इनका क्या है, पोर्टफोलियो है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हाट दे डील विद। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नीचे आओ, देखो क्या बोलता है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वापस डेफिनेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक्स अप द कंपनी। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये समझना पड़ेगा कि शायद हो सकता है हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो ना एकदम परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। सुनो ना, हो सकता है आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, 5 में से 2 प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स pretty एवरेज है, दे आर स्ट्रगलिंग बट दे आर डूइंग अ फेयर जॉब, और एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो हो सकता है ना आपको अपना पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो को एनालाइज करना सिखाया जा रहा है कि हो सकता है एक आध प्रोडक्ट को आपको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, एक आध के लिए एक्सपेंशन के लिए जाना पड़ेगा, मे बी 1 or 2 may require a stability strategy. So this kind of decision making can be done if you understand your different products and services. तो देखो सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो वो होता है जो कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को दिमाग में रखते हुए बनाया जाता है। मतलब सर हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्ट्रेंथ्स को सपोर्ट करते हैं वहां पर हमने पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए, सॉरी वहां मैक्सिमाइज करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को ताकि आपके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। अच्छा, ये पोर्टफोलियो एनालिसिस किसके लिए सूटेबल रहेगा? अरे ऐसा कंपनी जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके लिए सूटेबल रहेगा, यस और नो? एंड अगर अच्छा पोर्टफोलियो एनालिसिस किया तभी तो आप ये डिसीजन मेकिंग कर पाओगे ना कि किस प्रोडक्ट के या किस सिचुएशन में कौन सा सही स्ट्रेटेजी रहेगा। इसलिए एडवांटेजेस में आऊं, देखो सर, इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब अगर एक कंपनी के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल फर्म्स हैं, उनको जब अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने का है कि हमको कौन सा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना है फॉर विच प्रोडक्ट, उसके लिए आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए को अच्छे से मार्क कीजिएगा, डेफिनेशन के साथ में आपके आंसर में वो आना चाहिए। रीड एडवांटेज पॉइंट नंबर ए वंस अगेन। ठीक है,
हाँ, जहां पर इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कम डाइवर्सिफिकेशन है, वहां भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 3-4 प्रोडक्ट है तो आप पोर्टफोलियो एनालिसिस मत करो, तब भी इट्स फाइन, बिकॉज मे बी इवन विद 3 प्रोडक्ट्स they may require different strategies, but if you have 1 or 2 product, then definitely it is not suitable to perform portfolio analysis. clear है? मीनिंग क्लियर है? एटलीस्ट 2 पॉइंट पिक करके लिख सकते हो। अच्छा, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं? पहला पॉइंट नंबर 1 पे आओ। कैन यू सी strategic business unit? What is SBU? Second is called as what is experience curve, and third is called as product life cycle. तीनों के तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वो आपको SBU पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑलरेडी अलग से सेपरेटली। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन PLC, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन एक्सपीरियंस कर्व आल्सो। ऑब्वियसली आउट ऑफ 3 सबसे 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो SBU एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, क्योंकि आंसर का कंटेंट ज्यादा बेटर है पूछने के लिए। व्हाट इज SBU? SBU stands for Strategic Business Unit। मतलब क्या है? हो सकता है a company like ITC is dealing in 4 different segments। समझ रहे हो मेरा बात? अब SBU is Strategic Business Unit, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा सेगमेंट जो अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट है एज अ कंपनी। मतलब आईटीसी में कहना है इसे टबैको प्रोडक्ट्स आर इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। उनके अपने कॉम्पिटिटर है, उनका अपना बिजनेस स्ट्रेटजी रहेगा, दे विल नीड इट्स ओन सेट ऑफ मैनेजर्स एट द टॉप लेवल, उनको अपना खुद का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेगा। मतलब SBU हमारा वो प्रोडक्ट है या वो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है या वो डिपार्टमेंट है जिसके अपने कॉम्पिटिटर है, जिसका अपना खुद का अलग बिजनेस स्ट्रेटजी आपको जरूरत पड़ने वाला है, जिसके खुद के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मेरा बात सुनो, ये आपको SBU क्यों पढ़ा रहे हो? अगर मैं बोलता हूं आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है, डोंट यू थिंक मुझे मेरे पहले बिजनेस में अलग अलग SBUs क्या वो ढूंढने पड़ेंगे? क्योंकि हर SBU के लिए अलग स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ सकता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज SBU, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई माय SBUs इन द बिजनेस, सो दैट हर SBU के लिए मैं अच्छे से स्ट्रेटेजाइजिंग कर सकता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। रिमेंबर, SBU एक प्रोडक्ट तो जरूरी नहीं है, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। All tobacco products together can be SBU for ITC. Understand? All paper-based products together can be called as SBU. अकाउंटिंग टर्म्स में इसको आप सेगमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेगमेंट। मतलब अपना अलग अलग सेगमेंट रहता है ना यार, जैसे रिलायंस ने अपने पूरे बिजनेस को डिजिटल सेगमेंट में, रिटेल सेगमेंट में, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में डिवाइड करके रखा है, वैसे हर एक सेगमेंट भी अपने आप में SBU रिप्रेजेंट कर सकता है। थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम में सेगमेंट वर्ड यूज मत करना। एग्जाम में क्या लिखेंगे बोलता हूं, आओ कम टू SBU, पेज नंबर 2.23। आर यू देयर? देखो सबसे पहले SBU कैन बी अ कंपनी डिविजन, a product line, it can be even a single product or a brand name, it can be anything, but important क्या है? important है point number E। सर ये अपने आप एक सिंगल बिजनेस हो सकता है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कलेक्शन भी हो सकता है, बट इनके लिए सेपरेटली प्लान किया जाता है। उसके खुद के अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, उसके खुद के सेट ऑफ मैनेजर्स रहेंगे जो उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाले हैं। मतलब बॉटम लाइन वो क्लियरली बोल रहा है ये SBU अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। मतलब इस SBU को सेपरेट तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लगेगा, ये इनका कहने का ऑब्जेक्टिव है। दैट इज व्हाई बिफोर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मॉडल्स यू शुड know what is SBU, because without identifying SBU वो जो मॉडल्स है कुछ रेलेवेंट नहीं रहने वाले हैं। कौन से मॉडल्स? BCG एंड GE मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या आपको SBU का मतलब समझ में आया क्या? गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार SBU सिर्फ 2-3 पॉइंट में अगर आपने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर जैसे C इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर E इंपॉर्टेंट है, इफ यू रीड देम वंस इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सॉरी, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको मालूम रहेगा ये डायग्राम और 4 स्टेजेस याद रहेंगे कि नॉर्मली एनी प्रोडक्ट इन जनरल गोज थ्रू
4 stages during its overall product life cycle. First stage is called as introduction stage. अज्यूम करो कोई ऐसा नया प्रोडक्ट, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिसके बारे में मार्केट में नॉलेज बहुत कम है. डोंट यू थिंक इस स्टेज में क्या रहेगा? चारों स्टेज को डिस्कस करना डिटेल में. वी हैव टू डिस्कस ऑल 4 ऑफ देम इन डिटेल. व्हाट विल बी द कंडीशन इन फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज में मार्केट में लोगों को नॉलेज ही बहुत कम रहेगा अबाउट द प्रोडक्ट. यस और नो? तो कैन आई से डिमांड भी लिमिटेड रहेगा. एंड आप अगर डिमांड लिमिटेड है तो क्वांटिटी भी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड करोगे तो आपका कहना है इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा. लोगों को रियलाइज करवाना दैट दिस प्रोडक्ट इज गुड, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट कॉस्ट एसोसिएटेड है. तो ये मार्जिन कम होते हैं, डिमांड भी लिमिटेड होता है और आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है. बट सर यहाँ पे रिस्क ऑफ फेलिंग भी बहुत हाई होता है बिकॉज इफ दिस डजंट बिकम एक्सेप्टेबल इन द मार्केट यू मे गेट आउट ऑफ द बिजनेस कंप्लीटली हो सकता है. तो सर दिस इज माई इंट्रोडक्शन स्टेज. सेकेंड स्टेज, अगर इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है, टेक्नोलॉजी मार्केट में एक्सेप्टेबल बन जाती है, तो आप जाते हो सेकेंड स्टेज पे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ स्टेज. व्हाट विल हैपन इन ग्रोथ स्टेज? डिमांड जंप होगा, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होना शुरू हो जाएगा, कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, पर आपके मार्जिन्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे बिकॉज आपका कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा. सर आफ्टर ग्रोथ कम्स योर मैच्योरिटी स्टेज. अगर वो प्रोडक्ट सही में हमारे डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, एसेंशियल बन जाता है, देन इट विल रीच मैच्योरिटी स्टेज. हो सकता है ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आए ना, कभी कभी अगर प्रोडक्ट इतना एसेंशियल नहीं है, मेरे डे टू डे लाइफ को इंपैक्ट नहीं करता है, तो शायद ग्रोथ के बाद इमीडिएटली खत्म भी हो सकता है. बट इफ इट बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट विल हिट द मैच्योरिटी स्टेज, जहां पर अब सबको सब पता है प्रोडक्ट के बारे में, यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपने पीक पे पहुंच चुका होगा, कंपटीशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज लोग यहां से एग्जिट करना शुरू कर देंगे स्लोली. हाँ, यहां पर आपके मार्जिन्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, बहुत एक्सेसिव डिमांड बढ़ने वाला नहीं है. रादर यहां से आप फोर्थ स्टेज की तरफ मूव करने लगेंगे, दैट इज योर डिक्लाइन स्टेज. डिमांड विल स्टार्ट फॉलिंग, आपका प्रॉफिट मार्जिन्स विल स्टार्ट फॉलिंग, स्लोली कॉम्पिटिटर्स विल कंप्लीटली स्टार्ट एग्जिटिंग. These 4 stages are discussed under PLC. What is PLC? Product Life Cycle. ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब आप एक बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने वाले हो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना यार, ये बिजनेस हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे. थिंक अबाउट इट. अगर इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज है, डोंट यू थिंक एक्सपेंशन कैन बी राइट स्ट्रेटजी? इफ यू आर इन द मैच्योरिटी और डिक्लाइन, देन मे बी मैच्योरिटी में स्टेबिलिटी अच्छा है और डिक्लाइन में शायद डाइवेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है आपको. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपको ये हेल्प करेगा कौन सा सही स्ट्रेटजी रहेगा. देखो बेटा, वो सही स्ट्रेटजी चूज करने से पहले आपको, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट समझा रहा है. पहला वाला SBU, दूसरा वाला व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. डू यू अंडरस्टैंड दिस? PLC में चारों स्टेजेस लिख करके दिए, इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में एक्सपेक्टेशन आप ऐसा कैसा लिखोगे, मैंने बोल्ड भी मार्क करके दिया है. 2.24 आर यू देयर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहां पे 4 पॉइंट बना के दिए होंगे आपको, ABCD. यस और नो? फटाफट से रीड कर लो एक बार सिंसियरली. आई विल मार्क इट फॉर यू. इंट्रोडक्शन स्टेज, कंपटीशन नेग्लिजिबल है, प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई, मार्केट में डिमांड बहुत लिमिटेड है. ग्रोथ स्टेज, डिमांड एक्सपैंड होगा, प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग बिकॉज आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करोगे, पर कंपटीशन बढ़ते जाएगा. मैच्योरिटी स्टेज, कंपटीशन विल बिकम एक्सट्रीमली टफ, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगा, प्रॉफिट भी धीरे धीरे विल स्टार्ट फॉलिंग बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंपटीशन. एंड द लास्ट वन इज योर डिक्लाइन स्टेज. यहां पर सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में फॉल आना शुरू होगा और यहां पर धीरे धीरे नया प्रोडक्ट आएगा और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एग्जिट करना शुरू कर देंगे. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर 4 स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एक बार आराम से रीड कर लो, फिर इसके एडवांटेजेस दिए नेक्स्ट पेज पे, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सिंपल लग रहा है एकदम. आ जाओ एडवांटेजेस ऑफ PLC. सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर स्टेज के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएंगे कि हमको यार कौन सा सही स्ट्रेटजी रहेगा. उन्होंने एग्जांपल दिया है पॉइंट नंबर B में. देखो, एक्सपेंशन में बी फीजिबल इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेज. दिख रहा है क्या? मेच्योर बिजनेसेस में गो फॉर स्टेबिलिटी, मतलब
ज्यादा पैसा वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, याद है कैश काउ करके कॉन्सेप्ट रहता है, वहां से पैसा निकालेंगे और दूसरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। शायद हो सकता है आप जब मेच्योरिटी स्टेज में कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव चीज है, ये एडवांटेज है कि अगर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज है ये मालूम चल गया तो आप सही तरीके से स्ट्रेटेजाइजिंग कर पाओगे। इसीलिए आपको पीएलसी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखना, इट इज मोर लाइक अ एस शेप्ड कर्व, दिस इज मोर लाइक अ एस शेप्ड कर्व। तो इसलिए एक चीज को मार्क कर लेना, पीएलसी इज एन एस शेप्ड कर्व जो एग्जिबिट करता है आपका सेल्स का रिलेशनशिप विद द टाइम पीरियड, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे हमारा सेल्स बढ़ करके धीरे धीरे डिक्लाइन होने की तरफ जाता है। ये आपने एज अ डेफिनेशन लिखना चाहिए, फिर चारों स्टेज को एक्सप्लेन करना चाहिए और डायग्राम बनाना चाहिए, 4 में से 4 अगर ढंग से लिखोगे तो। नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। मैं एक बात बोल रहा हूं, अपने मन की बात एसएम के पेपर में बिल्कुल लिखने का नहीं, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इधर लिखा है वैसे ही वर्ड्स को पिक करते जाओ। हाँ तुम, मैं बोल रहा हूं सेंटेंस बिल्डिंग करो अपने हिसाब से, बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक करते जाओ एंड ट्राई टू स्टिक टू देम। जितना ज्यादा स्टिक करोगे उससे उतना बेटर रहेगा। इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कोई स्कोप नहीं है डेविएशन का। ईआईएस ऑडिट में फिर भी स्कोप है, इधर बिल्कुल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। समझा क्या? थर्ड कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस कर्व। व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? सिंपल सा बात है यार, ये बोलता है जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे एक इंडस्ट्री के अंदर आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और एक्सपीरियंस से ही आपको बेस्ट इनपुट आउटपुट रेशो समझेगा। क्या समझेगा? बेस्ट इनपुट आउटपुट रेशो, मतलब एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करना है, कम से कम कॉस्ट के अंदर कैसे बेस्ट क्वालिटी को मैन्युफैक्चर करना है। दिस यू विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सपीरियंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बिकॉज इससे आपको कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने में हेल्प मिलेगा। क्या अचीव करने में हेल्प मिलेगा? कॉस्ट लीडरशिप। क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम से कम रहे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेलना चाहते हो, तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इंडस्ट्री में टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट रन कर सकता है, कंप्लीटली बीट कर सकता है बिकॉज ऑफ माई लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आपको ये अचीव करना है तो एक्सपीरियंस कर्व एसेंशियल रहेगा। इट इज नथिंग बट how much time you have spent, that will give you a leverage to reduce your manufacturing cost. आ जाओ, what is experience curve? पॉइंट नंबर बी को मार्क करना, this is similar to, अकीन मतलब similar to learning curve, जो एक्सप्लेन करता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होता है इफ यू कीप रिपीटिंग द सेम वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आप बेसिकली अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बड़ा क्वांटिटी में डील करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव इट। तो देखो सर, एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड यूज कॉमनली that unit cost decline, मतलब manufacturing cost per unit will decline as firm accumulates experience. We learn as we grow, because आप जैसे जैसे वॉल्यूम पे पहुंचोगे, जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा, वैसे ही आपका धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा। यह कॉन्सेप्ट कहलाता है एक्सपीरियंस कर्व। सर इसका फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? तो पॉइंट नंबर बी और सी को मार्क कर लो। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ रहा है, यही चीज को वापस से लिखेंगे वो। कम टू पॉइंट नंबर एफ, कम टू पॉइंट नंबर एफ। एक्सपीरियंस कर्व हैज फॉलोइंग फीचर्स। क्या सर? सर जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा दे विल गेन एक्सपीरियंस। ओह नाइस। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस से हमको एडवांटेज मिलेगा ओवर कंपटीशन। कैसे? अरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम करना है वो समझेगा ना यार। एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री, क्योंकि अगर आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो एक नया एंट्रेंट एंटर करने से पहले बहुत बार सोचेगा। सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल फेविकॉल इतने सालों से फेमस है, कोई एक नया इंसान एंटर करने से पहले 1000 बार सोचता है कि इसका जो मार्केट के अंदर प्रेजेंस है और इनके पास में जो लेगेसी है उसको बीट करना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। पेंट इंडस्ट्री, नया प्लेयर एंटर करता है क्या इजीली? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स है, बट द प्रॉब्लम इज they are already sitting in the heart of the entire country. Do you get my point? People know specific names. लोगों को कंपनी का नाम नहीं मालूम है बट लोगों को प्रोडक्ट का नाम मालूम है। उसकी वजह से उस प्रोडक्ट को आउटस्मार्ट करना, उसको बीट करना बहुत चैलेंजिंग है अपने आप में। तो एक्सपीरियंस का अपना एक अलग एडवांटेज है, उसका एक अलग लीग है, उसको आप बीट नहीं कर सकते हो आइडियली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब एक सिंपल चीज बोलता हूं, मतलब आई डोंट वांट टू मतलब कोई डिमीन नहीं करना, मुझे ऑफेंसिव नहीं होना है, बट इन जनरल अगर मासेस के पॉइंट से बात करोगे, like people know reputed degrees like chartered accountancy,
कंपनी सेक्रेटरी, पीपल नो डॉक्टर, इंजीनियर। सडनली आप बोलते हो मैं बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर रहा हूं, people still look at you, it's not a professional course. I'm not saying it's not great. People are doing absolutely great, अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्या है ना, लोगों के दिमाग में बाई डिफॉल्ट प्री कंसीव नोशन है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एंड पीपल विल कंपेयर, ओके जस्ट वन सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ कोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो लोगों का जो सोच है सिमिलरली एक बिजनेस के अंदर भी वैसे ही अप्लाई किया जाता है। मेरा कोई डीमीन करने का मतलब नहीं है, बिजनेस एनालिटिक्स भी अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर हमने क्या समझा? पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसबीयू, पीएलसी एंड एक्सपीरियंस का। अब इनको अप्लाई करना है, नाउ वी हैव टू यूज इट इन डिफरेंट मॉडल्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल, दैट इज बीसीजी मैट्रिक्स। क्या बोलता है? देखो 2 बड़े फर्म्स है, एक है बीसीजी, दूसरा है मैकेंजी। बीसीजी रिप्रेजेंट्स बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, तो दुनिया के जो सबसे बड़े कंसल्टिंग फर्म्स है उसमें मैकेंजी आता है, बीसीजी आता है, बेन एंड कंपनी आता है, डेलॉयट कंसल्टिंग आता है। दे आर लाइक द मोस्ट फेमस कंसल्टिंग फर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको 2 मैट्रिक्स पढ़ाए जाएंगे, एक बीसीजी का, एक मैकेंजी का। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उन्होंने कैसे उसको यूज किया है, उनको अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स के साथ में। अच्छा, बीसीजी अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैकेंजी अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट, मतलब इस चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना वो अलग क्वेश्चन बन सकता है। और मैं बोल रहा हूं आया भी है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं है, लिटरली हर एक चीज पूछी जा चुकी है। रादर दिस इज अ चैप्टर जहां मेरे हिसाब से उनके पास इतना स्कोप है पूछने का। ऑब्वियसली पूछ एक ही क्वेश्चन सकते हैं, बट एवरी टाइम इट कैन बी अ डिफरेंट क्वेश्चन टिल लिटरली 5 years अकॉर्डिंग टू मी। इतने कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर। रीसेंट टाइम्स के अंदर बीसीजी, मैकेंजी हैव नॉट बीन आस्क्ड, they are extremely getting ignored, और एक जमाने में they used to be the favorites. You never know, the time can change. तो लोग इसको से पढ़ते छोड़ देते हैं आजकल। थोड़ा फोकस करना, मुझे ऐसा फीलिंग है काफी टाइम से ये मॉडल्स पे फोकस नहीं किया जा रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बीसीजी मैट्रिक्स क्या बोलता है? आ जाओ पेज नंबर 2.27। कैन यू सी डायग्राम? बीसीजी का अपना डायग्राम रहेगा ना यार, तुम्हारा फेवरेट डायग्राम है। मैं बोल रहा ना, जिंदगी में एसएम में कुछ याद रहे चला रहे, बीसीजी जरूर याद रहेगा, क्योंकि टॉक्स अबाउट कैश काउ, डॉग्स, स्टार, याद रहेगा, क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जिंदगी में सबको याद रहेगा। सबसे पहले बिफोर यू गेट कैरिड अवे, बीसीजी क्या बोल रहे हैं? आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को, मतलब अपना जो पोर्टफोलियो है उसको प्लॉट करो इन आवर डायग्राम। मतलब उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है ऑफ एसबीयूज। These 4 categories are different types of SBUs. आप दो फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करो आपका कौन सा SBU किस कैटेगरी में आएगा। सो 2 फैक्टर क्या है और 4 कैटेगरी ऑफ SBUs क्या है। 2 फैक्टर जो इन्होंने यूज किए हैं, एक है मार्केट शेयर क्या है आपका, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग एसबीयू है उसका करंट मार्केट शेयर क्या है। अगर मैं बोलता हूं आज उस मार्केट में टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल 100 है, तो सेल ऑफ 100 में से आपका कॉम्पोजिशन कितना है, लेट्स से आपका कंट्रीब्यूशन 20 है, दैट मींस यू हैव अ 20% मार्केट शेयर। तो आपका करंट मार्केट शेयर क्या है, वो एक फैक्टर है उनके लिए। समझ रहे हो मेरा बात? डायग्राम में आओ, जो वर्ड मार्क कर रहा हूं उसको मार्क करते जाओ। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मार्केट शेयर। एंड दूसरा चीज, how much is the growth rate in the market, not your growth rate. इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर टोटल 70 गाड़ियां बिकी थी, 70 कार्स वर सोल्ड इन द एंटायर इंडस्ट्री। इस बार 90 बिकी है, अगली बार 120 बिकी है। मतलब इज देयर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द इंडस्ट्री? तो मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, एंड दूसरा चीज आपका मार्केट में शेयर कितना है। ये दोनों चीजों के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। अब 2 फैक्टर्स क्या है, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। अब सुनो, ये जो मार्केट शेयर है यहीं पे लिख दो, मार्केट शेयर के बाजू में लिख दो, इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस स्ट्रेंथ। इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस स्ट्रेंथ। इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस स्ट्रेंथ। एंड मार्केट ग्रोथ रेट के बाजू में लिख दो, इट रिप्रेजेंट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस। इट रिप्रेजेंट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस। देखो ग्रोथ रेट अच्छा है मतलब ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, आपका मार्केट शेयर अच्छा है मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है कंपैरेटिवली। डोंट यू थिंक ये वर्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वर्ड इधर ही लिख लो। क्यों बता रहा हूं, आगे जब मैकेंजी पढ़ेंगे कंपेयर करना इजी रहेगा और समझ में भी आएगा। यहां पर 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। 4 अलग अलग एसबीयू का कैटेगरी कौन कौन सा है, स्टार,
क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग्स। इनके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कैटेगरी है स्टार कैटेगरी, जहां पे मार्केट में ग्रोथ रेट भी बढ़िया है और आपका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है। वो कैटेगरी आपके लिए क्या कहलाएगी? स्टार कैटेगरी कहलाएगी। डोंट यू थिंक एक बिजनेस चाहेगा उनके सारे के सारे एसबीयू स्टार कैटेगरी में रहे? पर वैसा होता नहीं है रियल लाइफ में ऑब्वियसली। बट आप ये अचीव करना चाहोगे कि स्टार कैटेगरी मतलब इन्वेस्टमेंट लगेगा पर मार्केट शेयर भी अच्छा है, ग्रोथ रेट भी बढ़िया है, मतलब फ्यूचर के अंदर अच्छा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। फिर दूसरा कैटेगरी इज योर क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, जहां पर मार्केट में ग्रोथ रेट है, मतलब इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, पर आज आपका मार्केट शेयर अच्छा नहीं है। आज आपका मार्केट शेयर अच्छा नहीं है। डोंट यू थिंक यू वुड वांट टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन मार्क इनटू स्टार्स? अरे यस और नो? आप अपने क्वेश्चन मार्क को स्टार्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे। सर ग्रोथ रेट बढ़िया है, मतलब इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, आपका मार्केट शेयर बहुत कम है, आपका मार्केट शेयर 1% ही है, आपको लगता है मेरे को 1% से 10% पे जाने का बेयर मिनिमम। डू यू गेट माय पॉइंट? कैन आई से क्वेश्चन मार्क को स्टार्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए डर भी रहता है कि कहीं क्वेश्चन मार्क कैश ट्रैपिंग ना कर दे। कैश ट्रैपिंग मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया बट वो क्वेश्चन मार्क स्टार नहीं बनता है, यू मे एंड अप लूजिंग मनी। बट यस, क्वेश्चन मार्क शुड बिकम स्टार्स, ये हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा चीज कैश काउ। व्हाट इज कैश काउ? सर ऐसा बिजनेस जहां पे मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, प्रॉब्लम क्या है? यहां ग्रोथ नहीं है। इट्स मोर लाइक मेच्योरिटी स्टेज पहुंच गए आप। कहां पहुंच गए? मेच्योरिटी स्टेज। ग्रोथ ज्यादा नहीं है पर आपका मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या चाहोगे? जब तक ये मार्केट है पैसा निकालते जाओ, जितना निकाल सकते हो बढ़िया है, मतलब जितना पैसा निकाल लो उतना बढ़िया है। उसके बाद में अगर एक मार्केट खत्म ही हो जाएगा तो हमको इवेंचुअली शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो कहना है इसे कैश काउ इज अ पोजीशन जहां पे मार्केट शेयर बहुत अच्छा है पर ग्रोथ रेट मार्केट में खत्म हो गया है, तो आप जितना पैसा निकाल सकते हो वो निकालना चाहोगे, कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। रादर उल्टा, कैश काउ का पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहोगे क्वेश्चन मार्क और स्टार्स के अंदर। एंड द लास्ट वन इज डॉग कैटेगरी, जहां पर इनको लगता है मार्केट शेयर भी अच्छा नहीं है आपका और मार्केट में ग्रोथ रेट भी नहीं है, इट्स बेटर टू एग्जिट। इट्स बेटर टू एग्जिट। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज है। एक काम करो, शांति से जो वर्ड्स मार्क करा रहा हूं करो, समझ में आ चुका है, रीड करो एक बार अच्छे से, एग्जाम में अच्छे से वैसा लिखना, अच्छे से रीड करो। कम टू पेज नंबर 2.25, आर यू देयर? सर बीसीजी अप्रोच में क्या है? पॉइंट नंबर 2 देखो, इन द बीसीजी अप्रोच you will classify different businesses on 2-dimensional matrix. One is called as growth, second is called as share. क्योंकि मार्केट वर्ड कॉमन है इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बोलते हैं। मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर रिप्रेजेंट्स योर ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। एग्जाम में बीसीजी मैट्रिक्स आ सकता है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आ सकता है, समझ रहे हो मेरा बात? या ये चारों वर्ड लिख देगा, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग बेस्ड मैट्रिक्स। कुछ भी पूछे यार, सेम ही कॉन्सेप्ट है। समझा क्या मेरे बात? इधर आओ, यहां पे क्या बोलता है? सर यहां पे आपके पास में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है मार्केट ग्रोथ रेट, दूसरा फैक्टर है मार्केट शेयर। ये मार्केट ग्रोथ रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मार्केट शेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी का स्ट्रेंथ। क्या यही चीज लिखवाया कि नहीं लिखवाया मैंने आपको वहीं पे? अरे यस और नो? अगले पेज पे आओ। 4 अलग अलग कैटेगरीज क्या है? पहला कैटेगरी देखो, व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? स्टार कैटेगरी। कहना इसे यहां पर अच्छा ग्रोथ है, हेवी इन्वेस्टमेंट लगेगा क्योंकि आपका पोजीशन भी अच्छा है टू मेंटेन योर पोजीशन, एंड डोंट यू थिंक दीस आर द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन? यस, दिस इज योर स्टार कैटेगरी। अच्छे से पढ़ो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 कैश काउ। सर कैश काउ के अंदर देखो आपका मार्केट शेयर अच्छा है बट ग्रोथ रेट खत्म हो गया है। देखो लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, अरे वो जो डायग्राम में लिखा है ना वही लिख रहा है, इसलिए डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए कि सर यहां पर मार्केट शेयर ज्यादा है, ग्रोथ रेट कम हो गया है। समझ रहे हो क्या मेरा बात? ये वर्ड्स याद नहीं करने, डायग्राम याद करने का है। वंस यू रिमेंबर दैट, अंदर का टर्मिनोलॉजी, अंदर का टर्म्स अपने आप समझ में आ जाएगा। सर कहना इसे यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा कैश जनरेट कर सकते हो, कॉस्ट बहुत कम रहेगा, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट लगने वाला नहीं है, सिर्फ आपको मार्केट शेयर मैनेज करने का और जितना पैसा हो सकता है निकालते जाने का है। एक लाइन अच्छी लिखी है, जैसे जैसे ग्रोथ रेट कम होता है आपके स्टार ही आपके कैश काउ बन जाते हैं। क्योंकि देखो स्टार में क्या था? मार्केट शेयर अच्छा था, अरे स्टार में मार्केट शेयर अच्छा था, ग्रोथ रेट भी अच्छा था, ग्रोथ रेट कम हुआ पर मार्केट शेयर अच्छा है अभी भी, कहने से वो कैश काउ बन गया है। दैट इज योर पॉइंट नंबर डी। ये सही वर्ड्स है, आपको ये लिखने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर तो ही आपको मार्क्स मिलेगा बेटा। ठीक है,
नंबर 3, क्वेश्चन मार्क, आईसीआई का फेवरेट एरिया। वो आपको बुला रहा है, यू आर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स, जहां पे मार्केट शेयर भी कम है बट मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत इनॉर्मस है। कैन आई से दे विल नीड हेवी इन्वेस्टमेंट्स बट कैन दे बिकम कैश ट्रैप्स आल्सो? यस, बहुत हेवी पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा लगने वाला है। इफ लेफ्ट अनअटेंडेड दे कैन बिकम कैश ट्रैप्स। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन मार्क सिचुएशन। पॉइंट नंबर एफ को देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहेगा कि उनके सारे क्वेश्चन मार्क क्या बने? स्टार्स बनने चाहिए। तो आदमी क्या चाहेगा? क्वेश्चन मार्क स्टार बने, स्टार के बाद कैश काउ बने, और कैश काउ के बाद खत्म हो जाए, डॉग सिचुएशन कभी ना आए। क्योंकि डॉग सिचुएशन जब आएगी मार्केट शेयर गिरेगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? भले ग्रोथ कम भी हो पर मार्केट शेयर लूज क्यों करना चाहोगे आप अननेसेसरीली? यू वुड जस्ट वांट क्वेश्चन मार्क टू स्टार टू कैश काउ। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, डॉग कैटेगरी, सिंपल है, लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर। हो सकता है सिर्फ सर्वाइव कर रहे होंगे या पैसा लग रहा होगा सर्वाइवल के लिए भी, आप क्लियरली उनको मिनिमाइज करना चाहोगे बाय डाइवेस्टिंग और लिक्विडेटिंग। सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स है। तो बोलो बीसीजी में 2 फैक्टर्स क्या है? मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट। 4 कैटेगरी ऑफ एसबीयूज क्या है? स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स एंड कैश काउस। 4 हमारे कैटेगरी ऑफ एसबीयूज है। अब ये 4 कैटेगरी ऑफ एसबीयूज के लिए इन्होंने 4 स्ट्रेटजीज भी दी है। क्या दी है? 4 स्ट्रेटजीज, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। क्या स्ट्रेटजीज दी है? बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। एक काम करो, डायग्राम में आओ, उधर ही आओ, डायग्राम में इधर ही लिख लो। एक डायग्राम पढ़ा, अगली बार सब याद रहना चाहिए, पर शॉर्टकट मत मारना, अंदर कंटेंट पढ़ना जरूरी एक बार रिवाइज करने के लिए। इधर ही मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बिल्ड किसको करना चाहोगे आप? क्वेश्चन मार्क को आप बिल्ड करना चाहोगे, क्योंकि आप यहां पर अपना मार्केट शेयर कम है, आप इसको क्रिएट करना चाहोगे, तो यहां लिख दो बिल्ड। होल्ड क्या करना चाहोगे आप? स्टार को होल्ड करना चाहोगे, बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है, यू वुड वांट टू प्रिजर्व द सेम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज योर होल्ड कैटेगरी। हार्वेस्ट क्या करना चाहोगे? कैश काउस, क्योंकि यहां पर आप बेस्ट पॉसिबल पैसा निकालना चाहोगे ना यार, हार्वेस्ट। एंड लास्ट वन इज ऑब्वियस, डाइवेस्ट। लोग अब कॉलिंग मेमोरी टेक्निक डी याद करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है, दिमाग अगर लगाए तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। द वर्ड यूज किया हुआ इतना स्मार्ट है कि उससे समझता है। बिल्ड मतलब क्रिएटिंग मार्केट शेयर, होल्ड मतलब प्रिजर्विंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव, हार्वेस्ट मतलब जो ग्रो किया था उसको निकाल करके बाहर निकालो, हार्वेस्टिंग द क्रॉप। सेम वे हार्वेस्टिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, यू हैव द मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट नहीं है, पैसा बाहर निकालते जाओ, अर्न करके चर्न कर लो पूरा का पूरा। एंड लास्ट वन इज डाइवेस्ट। क्या चारों कैटेगरी समझ में आई आपको? पक्का? अब एक काम कर दो, लेट्स गो टू मैकेंजी मॉडल। हाउ मैकेंजी का मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम बीसीजी मॉडल, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते फटाफट से। लेट्स कम टू जीई मॉडल, कम टू पेज नंबर 2.32। व्हाट इज जीई मॉडल? तो जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जिसके लिए मैकेंजी ने ये मैट्रिक्स अप्लाई किया था पहली बार, इसलिए इसको लोग जीई मॉडल भी बोलते हैं, मैकेंजी का मैट्रिक्स भी बोलते हैं, स्टॉप लाइट मॉडल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, सब कुछ एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है। सर, जीई इज द कंपनी नेम, मैकेंजी इज द कंसल्टिंग फर्म नेम, एंड व्हाई स्टॉप लाइट? बिकॉज यहां पर आपकी जो 3 लाइट है, जो आप ट्रैफिक लाइट्स होते हैं आपके, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड एम्बर और येलो कलर, उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने बाइफर्केशन करके आपको स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए बोला है। अब जीई क्या बोलता है सुनो, जीई थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करता है, मतलब जीई मतलब मैकेंजी, इन केस ऑफ जीई स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करता है। ये क्या बोलता है? बीसीजी ने जो फोकस किया है मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ पे, हम नहीं बोल रहे वो गलत है, हम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा छोटी सोच है, यू नीड टू थिंक ब्रॉडर। वो क्या बोल रहा है? यस, योर 2 वर्ड्स, कौन से 2 वर्ड्स? बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस, वो अच्छे वर्ड है, बट बिजनेस स्ट्रेंथ सिर्फ आपके आज के मार्केट शेयर से पता चलता है क्या? मुझे एक बात बताओ, आज की तारीख में मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है, प्रोटोटाइप मोड पे, बट प्रोटोटाइप इतना फेमस है कि लोगों को मालूम है ये मार्केट को किल करने वाला है। एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रिवियन मोटर्स, मालूम है क्या तुमको? रिवियन मोटर्स,
देखो, अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमेकर इज बिल्डिंग एन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड अ पिकअप ट्रक. बेसिकली इट्स अ कॉम्पिटिटर ऑफ टेस्ला इन लॉन्गर रन. अभी तक उन्होंने लिटरली लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाए भी नहीं है, बट स्टिल एक लिस्टेड कंपनी है. समझ रहे हो मेरा बात तुम? एंड ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ मार्केट शेयर रिप्रेजेंट नहीं करता आपका स्ट्रेंथ, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मे बी इन अ प्रोटोटाइप मोड इटसेल्फ, कि लोग उसको चेरिश कर रहे हैं क्या लोग उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं. ये बोल रहा है सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट पे फोकस मत करो. बीसीजी वाज फोकस्ड ओनली ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट. मैकेंजी इज सेइंग बी फ्यूचरिस्टिक आल्सो. बिजनेस स्ट्रेंथ सिर्फ मार्केट शेयर से पता नहीं चलता है. सिमिलरली आपकी लास्ट 5 साल में मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है, इससे पता नहीं चलता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है. एक बात सुनो, आज आपको लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. एक बात सुनो, अभी तक लोगों को लग रहा है कि जो आपका पावर कंजम्पशन का जो पैसा है ये सेम रहने वाला है, इसलिए आपको ईवी अच्छा लग रहा है. जैसे पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ा, डिमांड सप्लाई की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ा. सेम तरीके से अगर दुनिया भर में ईवीज रन करने शुरू हो जाएंगे, आपकी पावर का डिमांड बढ़ेगा, डोंट यू थिंक उसका कॉस्ट भी तो बढ़ना शुरू हो जाएगा. फिर जैसे एक जमाने में लोग पेट्रोल डीजल कंपेयर करते थे, वैसे अब पेट्रोल डीजल और ईवी को कंपेयर करने शुरू कर देंगे. यस और नो? दूसरा चीज, फिर 4 साल बाद बैटरी को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, एंड द बैटरीज आर गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली इन दिस केस. तो लोग फिर से कैपिटल बजटिंग जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आज आपको ये लग रहा है लास्ट 5 साल में ग्रोथ रेट ऐसा है, उस हिसाब से ईवी इज द न्यू थिंग है, नया चीज, बट वो कितना लंबा सर्वाइव करेगा ये बोलना बहुत आसान चीज नहीं है. तो मैकेंजी बोलता है डोंट जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट, focus on future. That means don't just look at market share and market growth rate. ये तो बहुत छोटे पैरामीटर है, इनके अलावा और 5-5, 6-6 पैरामीटर्स हैं, उन सबको कंसीडर करो और फिर डिसाइड करो कि भाई तुमको एक्सपेंशन करना है क्या, तुमको डाइवेस्ट करना है क्या. डोंट मेक अ डिसीजन सो क्विकली इन जल्दबाजी में हेस्टिली डिसाइड मत करो, सोच समझ के डिसाइड करो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखो. यही चीज जीई बोलने का ट्राई करा है. बेसिकली जीई ने क्या किया, बीसीजी का मॉडल लिया, उसके ऊपर बिल्ड किया. सिंपल चीज है ना, तुमको बोला ना चेक करना अच्छा लगता है, आंसर लिखना अच्छा नहीं लगता है. समझ रहे हो ना मेरा बात तुम? सेम वही कॉन्सेप्ट है, पहले किसी ने लिखा, आपने उसके ऊपर बिल्ड किया. डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स योर मैकेंजी मॉडल. आ जाओ इन योर मॉड्यूल्स, पेज नंबर 2.32. स्मार्ट तरीके से पढ़ना, डिफरेंशिएट करते जाना, क्या एग्जाम में आएगा पता होना चाहिए. जीई मॉडल क्या बोलता है? देखो सर, इस मॉडल को हम अलग अलग नाम से जानते हैं. जीई मॉडल बोल सकते हैं इसको हम, ये मार्क द वर्ड, 9 सेल मैट्रिक्स बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? 9 सेल, क्योंकि यहाँ पे 9 बॉक्सेस रहेंगे. आपको पता चलेगा देयर विल बी 9 बॉक्सेस. दैट इज व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज 9 सेल मैट्रिक्स, या इसको आप ट्रैफिक कंट्रोल लाइट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. ये अलग अलग वर्ड्स है. मैकेंजी का मॉडल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमारे पास बीसीजी में 2 फैक्टर्स थे, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट. यहां पर भी 2 फैक्टर्स है, बट यहां पर थोड़े ब्रॉडर फैक्टर्स हैं. आपको इमीडिएटली याद आएंगे क्योंकि मैंने आपको उस डायग्राम में लिखवाया था. 2 वर्ड्स है, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस. देखो नोटिस करो, बीसीजी में भी मैंने बोला था मार्केट शेयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पर वो बोल रहे रिप्रेजेंट नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्टर ही ये दोनों हैं. देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 2 फैक्टर्स, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस. और नीचे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या बोलता है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस देखो इज नॉट ओनली मार्केट ग्रोथ रेट, इट इज ऑल्सो ओवरऑल साइज क्या है, इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपटीशन कितना है, टेक्नोलॉजी कितना इजीली अवेलेबल है, प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, ओवरऑल रिटर्न्स कैसे इंडस्ट्री में. मतलब मार्केट अट्रैक्टिव, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव सिर्फ ग्रोथ रेट की वजह से नहीं होता है. अरे भाई सुनो, एक इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ रेट ना 20% पर एनम है, साइज क्या इंडस्ट्री का, 1 करोड़ का. मैं बोलता हूं दूसरी इंडस्ट्री जहां पे साइज है 10,000 करोड़ रुपीस, डू यू गेट माय, ग्रोथ रेट क्या है, 5% है, वो एनी डे बहुत बेटर रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो आपको देखना पड़ेगा हमेशा सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट अपने आप में सही फैक्टर नहीं है. इन्होंने वही बताया, साइज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, कितने कंपटीशन में प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी पे कितना डिपेंडेंसी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है. इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से बोला, इसीलिए बताऊं रियल लाइफ में
कंसल्टिंग का डिसीजन ना बीसीजी जैसे इतना जल्दबाजी में नहीं होता, और बीसीजी खुद भी जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत बड़ा फॉर्म है, बट ये मॉडल उन्होंने पहले स्टैब्लिश किया था, हमारे बुक में बदला नहीं है, हमारे बुक में ये वही है जब मैंने एग्जाम लिखा था, समझ रहे हो मेरा बात, और आज भी वही है जब तुम एग्जाम लिखोगे। डू यू गेट माई पॉइंट? लेट्स होप कि तुम्हारे बच्चे जब लिखे तब तक बदल जाए। नेक्स्ट, डिमांड वेरिएबिलिटी कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है, क्या डिफरेंशिएशन करने का अपॉर्चुनिटी है क्या इंडस्ट्री में, ये ब्रॉडर लेवल पे मल्टीपल फैक्टर्स है, इनमें से अगर आप कोई भी 4 फैक्टर भी या 5 फैक्टर भी पिक कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं मार्केट अट्रैक्टिवनेस किस किस पे डिपेंडेंट है, एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आने चाहिए। फिर देखो नीचे, बिजनेस स्ट्रेंथ। सर बिजनेस स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट योर करंट मार्केट शेयर, इट इज अबाउट योर प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक कंपनी का प्रेजेंस पैन इंडिया है और एक कंपनी सिर्फ एक शहर में फेमस है, पर हो सकता है पैन इंडिया वाला 100 करोड़ कमा करके इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नेट प्रॉफिट 10 करोड़ कमा रहा है, ये 20 करोड़ का रेवेन्यू करके भी 18 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इट इज ऑलमोस्ट डबल देन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो आप जब बिजनेस स्ट्रेंथ देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ये मत देखिए आपका मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर इज जस्ट वन फिनोमिनन, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स क्या है, आप कितने एफिशिएंट हैं एज अ बिजनेस, ब्रांड रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, मे बी ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है आपका, तो हो सकता है आज आप एक शहर में ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं, वंस यू विल मेंटेन दिस अक्रॉस इंडिया यू मे हैव अ सिग्निफिकेंट जंप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आल्सो। तो ये बोल रहा है अगेन, बीसीजी जैसे एक फैक्टर मत देखना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच क्रिएट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। उन दोनों को कंसीडर करके आप अपने एसबीयूज को 9 बॉक्सेस में डिवाइड करो। किस में डिवाइड करो? 9 बॉक्सेस में। आ जाओ जरा ढंग से डायग्राम पे। कैन आई से 2 फैक्टर हमारे दे रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेंथ और दूसरा क्या है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करें क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल फैक्टर हैं, और रिप्रेजेंट वाला पॉइंट सिर्फ बीसीजी के लिए था, यहां पर तो खुद बोल रहे हैं इसमें ये सब फैक्टर्स आने वाले हैं, यस और नो। अब इन्होंने डिवाइड कैसे किया? स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। मतलब हो सकता है एक आपका प्रोडक्ट है जो सर एवरेज है, मतलब इससे बेटर प्लेयर भी एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, बट हम अच्छे पोजीशन पे, आई एम नॉट सेइंग द वर्स्ट पोजीशन, आई एम नॉट सेइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, आई मीन द एवरेज पोजीशन। बट सर आप एवरेज, तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंडस्ट्री भी बहुत हाईली अट्रैक्टिव है क्या? तो ये बोल रहा है थोड़ा ना रेंज क्रिएट करो, डोंट जस्ट थिंक मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट, कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर भी 3 ऑप्शन बनाए इसने। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो हो सकता है आप एवरेज हो, बट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वो हाई है, मीडियम है या लो है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलता हूं वो भी मीडियम है, तो यार ये सोच समझ करके डिसाइड करने वाला प्रोसेस है, क्योंकि आप भी एवरेज हो, ग्रोथ रेट भी एवरेज लग रहा है, शायद पैसा डाल दिया, क्वेश्चन मार्क स्टार बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं है। सी वर्ड्स बीसीजी ने फैंसी यूज किए, पर मैकेंजी का कॉन्सेप्ट ज्यादा लॉजिकल है। दोनों फर्म्स बहुत बड़े हैं, आई हैव नो राइट टू कमेंट ऑन देम, आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बॉटम लाइन क्या है, इधर आओ। यहां पर ना ये रिप्रेजेंट करता है रेड कलर, तुमने लिखा हुआ रहेगा तो बढ़िया है, रेड रेड रेड। दिस रिप्रेजेंट्स येलो येलो येलो, एंड दिस रिप्रेजेंट्स ग्रीन। ठीक है, यस और नो? या उल्टा बोल दिया मैंने? उल्टा बोला है। ये तीनों तो येलो सेम है, ये तीनों ग्रीन है और ये तीनों रेड है। समझा ना मेरा बात? ठीक दिया हुआ है, फिर भी आप रेफरेंस से लिख के समझ लो। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कौन सा स्ट्रेटजी कब सुटेबल रहेगा? ग्रीन केस में आई कैन गो फॉर एक्सपेंशन, आई कैन गो फॉर अ ग्रोथ प्लान। इन केस ऑफ येलो आई नीड टू बी कॉशियस, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर ना एकदम ल्यूक्रेटिव भी नहीं है कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दो अच्छा ग्रोथ है, नहीं यार, यहां पर थोड़ा रिस्की सिचुएशन है और हम भी थोड़े से एवरेज है कंपैरेटिवली। सबसे वर्स्ट सिचुएशन रहेगा रेड वाला सिचुएशन, जहां पर आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। आइडियली यहां पर डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन कैन बी दी ऑप्शन, या आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इफ यू वांट टू मेंटेन योर रेपुटेशन। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स हाउ यू बाइफरकेट ऑल 3। नीचे आओ, एक पॉइंट दिए एबीसी, उन तीनों को मार्क करके इंपॉर्टेंट लिख लो। देखो, ए प्रोडक्ट फॉल्स इन ग्रीन सेक्शन, अब क्या करोगे? एडवांटेजेस पोजीशन है, एक्सपैंड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ग्रो करोगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करके दिए। सर अगर येलो जोन में हो तो कॉशियस रहना पड़ेगा, सोच समझ कर डिसाइड करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ इजी जॉब।
रेड कैटेगरी के अंदर हो, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शायद आपको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा या रिट्रेंच करना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों वर्ड्स आगे चैप्टर्स में आएंगे 4, 5, 6 में। यस और नो? दिस इज योर मैकेंजी मॉडल। अब एग्जाम में पूछेगा विच वन इज बेटर मॉडल, मैकेंजी और बीसीजी? ऑब्वियसली मैकेंजी इज बेटर। क्यों बताएगा? कि मैकेंजी में जो कौन फैक्टर यूज किए, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस, दे आर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरिजन टू मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। नीचे लिख के दिया है, देखो, दिस मॉडल इज सिमिलर टू बीसीजी, हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस। पढ़ो जरा फर्स्टली सेकेंडली, दोनों फैक्टर लिखे। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्टली पूछ सकता है। तो आपको बीसीजी मैट्रिक्स का लॉजिक, दोनों फैक्टर, 4 कैटेगरी ऑफ एसबीयू एंड चारों स्ट्रेटेजी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा। या बीसीजी पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा, 4 स्ट्रेटेजी बताओ, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। इंट्रोडक्शन दोगे पर मेन फोकस किस पे करोगे? बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट पे। या पूछेगा मैकेंजी का जीई मॉडल क्या है, तो आपको दोनों फैक्टर बताने पड़ेंगे, 2-2, 3-3 पॉइंट के एग्जांपल देने पड़ेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा, और येलो में क्या करना है, रेड में क्या करना है, ग्रीन में क्या करना है, वो समझाना पड़ेगा। या पूछेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले एक एक पैराग्राफ में दोनों को एक्सप्लेन करो और सिर्फ बता दो कि यहां पर सिर्फ फोकस मार्केट शेयर पे एंड मार्केट ग्रोथ रेट पे है, यहां पर फोकस बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर है एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस पे, विच आर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स। ऐसे आपको आंसर देना पड़ेगा सोच समझ करके। तो दोनों मॉडल्स को साथ साथ में पढ़ो, कंबाइंड तरीके से पढ़ो, ताकि लेट देम आस्क एनी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू एड्रेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो आइडियली हमने शुरुआत किया था पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, उसमें एसबीयू क्या है, पीएलसी क्या है, एक्सपीरियंस कर्व क्या है। फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए 2 सबसे हाईली यूज मॉडल्स दिए, बीसीजी एंड मैकेंजी का जीई मॉडल। इज दिस क्लियर टू यू? अब 2 और मैट्रिक्स है, इसमें से एक काफी बार एग्जाम में पूछा है, एनसॉफ का कॉन्सेप्ट। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज मोर एसोसिएटेड विद अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। एक काम करो, कम टू पेज नंबर 2.28। एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट, मार्क द वर्ड ग्रोथ मैट्रिक्स, ये एग्जाम में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कभी कभी। ये बोलेगा कि आप एनसॉफ के द्वारा 4 अलग अलग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दिए हैं टू सपोर्ट योर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वो ऑप्शंस क्या बताइए। मतलब एनसॉफ ने ये जो 4 ऑप्शन दिए ना, ये चारों के चारों किसके पर्सपेक्टिव से दिए? अगर एक कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ना चाहता है, मतलब दे वांट टू एक्सपैंड, इफ यू आर गोइंग फॉर एन एक्सपेंशन, देन यू हैव एन ऑप्शन टू पिक एनी ऑफ दीज 4 ऑप्शन एज पर एनसॉफ। बात समझ में आया क्या? सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स? Why it is called as product market matrix? क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ये क्या बोल रहा है ढंग से सुनिएगा। सर अज्यूम कीजिए आप एक स्टेबल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके और कुछ फिक्स मार्केट है, आप इन प्रोडक्ट्स को इन मार्केट में बेच रहे हैं। अब आप ग्रो करना चाहते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, कुछ बदलाव नहीं चाहता हूं, बट आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सेल। मतलब मैं चाहता हूं सेम टारगेट मार्केट ज्यादा कंज्यूम करे, मतलब हेवीली एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, डिस्काउंट्स पास ऑन करना पड़ेगा, या टारगेट मार्केट को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा अभी तो तुम 1 कंज्यूम कर रहे हो, 1 से कुछ नहीं होगा, दिन में 3 कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी 1 a day नॉट गुड, 3 times a day बेटर। तब आप सेम टारगेट मार्केट को कन्विंस कर पाओगे टू कंज्यूम मोर। डू यू गेट माय पॉइंट? सो बॉटम लाइन, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या है? सेम प्रोडक्ट्स सेम टारगेट मार्केट, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट भी सेम है, अग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, प्रमोशंस करने पड़ेंगे, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, तो शायद लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे देन एक्चुअली व्हाट दे वर कंज्यूमिंग टिल नाउ। 1 ऑप्शन, नॉट अ इजी ऑप्शन, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू मी। इससे बेटर बाकी अदर ऑप्शंस है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है यार ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, दीज आर यूनिवर्सली और ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स। सो क्यों ना मार्केट को डेवलप किया जाए, प्रोडक्ट सेम रहेगा बट क्यों ना यही प्रोडक्ट हमारे अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट में जाकर के बेचा जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि आपने इस टारगेट मार्केट को बेचा, अब अगर लेट्स से आप हो सकता है ना एज ए एनबीएफसी शुरू किया आपने काम, समझ रहे हो मेरे बात?
5 स्टार फाइनेंस, जैसे बजाज फाइनेंस है वैसे एक साउथ इंडिया का एनबीएफसी है जिसका लिस्टिंग होने वाला फ्यूचर के अंदर 5 स्टार फाइनेंस करके नाम है। कॉमेडी लगता है 5 स्टार, बट हाँ है, समझ रहे हो मेरे बात। साउथ इंडिया बहुत फेमस है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है। अब जब वो आईपीओ से और पैसा रेस करेगा, डोंट यू थिंक वो अपना ज्योग्राफिकल सेगमेंट शिफ्ट करना चाहेगा? वो बोलेगा साउथ इंडिया में अगर मैं काम कर सकता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सेम प्रोडक्ट क्यों ना नॉर्थ इंडिया में भी जाके बेचा जाए। तो आप क्या चाहेंगे बेसिकली? प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट है आपका, आपको बस मार्केट ग्रो करना है। दैट मींस आपका मार्केट डेवलप होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम रहेगा। यहां पर आपको सही ज्योग्राफिकल सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाए सोचना पड़ेगा, उनके लिए अलग तरीके से शायद एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव लेके आना पड़ेगा, बट दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या है? सर टारगेट मार्केट अच्छा है, हमने ऑलरेडी पूरा इंडिया कवर किया है, हमको इंडिया के ही लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाने का है, हमको लगता है ये लोगों को हमने 2 प्रोडक्ट बना के दिया, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्यों ना इसी मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट लेके आया जाए। मैं आपको हमेशा एग्जांपल कैडबरी का देता हूं कि वो कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स लाते रहता है, डिफरेंशिएट करते रहता है और आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाता है, क्योंकि उसको लगता है कंट्री सही है, टारगेट मार्केट सही है, दे आर एडिक्टेड टू माय प्रोडक्ट, लेट्स जस्ट कीप डिफरेंशिएटिंग अ लिटिल बिट। तो सर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पे मार्केट सेम है बस प्रोडक्ट को बदला जा रहा है। ये आसान चीज नहीं है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस कर्व चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपका टारगेट मार्केट एग्जैक्टली क्या पसंद करेगा, क्या पसंद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑरेंज को सिल्क में मिक्स करेंगे तो घटिया हो सकता है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो आई एम ट्राइंग टू से समटाइम्स यू कैन गो रॉन्ग इन केस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट वाज माय assumption. Point is, bottom line, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट अ इजी जॉब बट येट वन अनदर ऑप्शन। तो सर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए। पहला वाला क्या था? मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, अग्रेसिव एडवर्टाइज करना पड़ेगा। दूसरा वाला मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सेम रहेगा बट इन अ न्यू मार्केट। तीसरा वाला प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट सेम है बट इस बार प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा। तो एक में आप मार्केट बदल रहे हो, एक में आप प्रोडक्ट बदल रहे हो। और लास्ट वाला इनके हिसाब से कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट ऑल टुगेदर। दैट मींस यू वांट टू वेंचर आउट इनटू अ न्यू इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। हालांकि रियल लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन भी 4 होते हैं, आपको मालूम है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। याद है क्या? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट, दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4। अभी एनसॉफ का जो स्ट्रेटेजी है ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? ग्रोथ को। एंड मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे सर? प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इट इज कॉल्ड एज मार्केट प्रोडक्ट मैट्रिक्स या प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स, कुछ भी आप बोल दो। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? देखो ढंग से सर, एनसॉफ ने ग्रोथ मैट्रिक्स दिया है जहां पर 4 सिचुएशन के बारे में बात की है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो, खत्म कर दो। पहला वाला मार्केट पेनिट्रेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। कहना इसे इसलिए आपको ज्यादा सेल करना है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, तो आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के ऊपर। नंबर 1 क्लियर है क्या? नंबर 2 मार्केट डेवलपमेंट, अगेन ग्रोथ के लिए ही है। इस बार आप प्रोडक्ट सेम रखने वाले हो बट नए मार्केट में एंटर करने वाले हो। कहना ही सही, यहां पर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और नया मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए नया ज्योग्राफिकल सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा, प्रोडक्ट का पैकेजिंग वगैरह बदलना पड़ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज करना पड़ सकता है, बिकॉज अब मैं सिर्फ इनको नहीं बेचने वाला हूं, नए लोगों को बेचने वाला हूं, तो मे भी वहां तक पहुंचने का मैकेनिज्म फिगर आउट करना पड़ेगा। थर्ड चीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर इस बार ना हम चाहते हैं नया प्रोडक्ट दिया जाए सेम कस्टमर को, तो सर प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा या नया प्रोडक्ट ही पूरा का पूरा डेवलप करना पड़ेगा। यह आसान काम नहीं है, हमें बहुत डिफरेंशिएशन के अलग अलग स्ट्रेटजीज अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप नए एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे सेम मार्केट के लिए। लास्ट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, जहां पर आप नया प्रोडक्ट नया मार्केट में लाना चाहते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग वन, बट हाँ अगर आपका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल स्ट्रॉन्ग मार्केट में लॉयल्टी मेंटेन करता है, अगर वो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना करके बेचेगा तो शायद लोग खरीद लेंगे, बिकॉज आपका ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट ऑल टुगेदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है क्या? दिस इज योर एनसॉफ का मैट्रिक्स। देखो वापस से हम किधर हैं? चैप्टर नंबर 2 में। इन चैप्टर 2 वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो एनालिसिस, उसके लिए बीसीजी पढ़ा, मैकेंजी पढ़ा, एनसॉफ पढ़ा। एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, एक आध बार आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल बनाना नहीं होता एग्जाम में, वो टेबल को समझना होता है और उसके बेसिस पे अगर एमसीक्यू है तो उसको आंसर करना होता है। इसको बोलते हैं एडीएल मैट्रिक्स। आर्थर डी लिटिल ने एक मैट्रिक्स दिया, उसको बोलते हैं एडीएल मैट्रिक्स। अब एडीएल मैट्रिक्स में 2 पैरामीटर्स क्या है? नंबर 1 याद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वही है कि मतलब आप जिस एसबीयू के बारे में बात करें वो एसबीयू कौन से स्टेज में है,
एम्ब्रियोनिक मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, मेच्योरिटी स्टेज में है, या एजिंग स्टेज में है। मतलब पहले तो वो देखो, फिर वो बोल रहा है आपका मार्केट में पोजीशन कैसा है, आप बहुत डोमिनेंट हो मार्केट में, या आप स्ट्रांग हो मार्केट में, या आप फेवरेबल हो, या आप बहुत वीक हो, या टीनेबल हो। तो इन्होंने एक टेबल के अंदर दो पैरामीटर्स यूज किए हैं। पहला चीज, आप मार्केट में जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है, फिर आपका मार्केट का पोजीशन क्या है। इन दोनों के बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करेगा आप क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो। तो उनका मैट्रिक्स बेसिकली आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, मैं इनके डब्बे में किस तरह आता हूं, फिर उस डब्बे में जो स्ट्रेटजीज के ऑप्शन दिए, बॉटम नहीं बताऊंगा तुमको मैं, वो डब्बा बनाया पूरे तुम्हारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। तो तुमको अगर सब्जेक्ट आता है ना तो तुमको डब्बे की जरूरत नहीं है, बट तुमको ये जानने की जरूरत है आर्थर डी लिटिल ने क्या बोला था। समझे क्या मेरा बात? ऑनेस्टली डब्बे का जरूरत नहीं, उसमें वही है, डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट, लीडरशिप, आगे जो पढ़ने वाला ना चैप्टर 4, 5, 6 में वही लिखा हुआ है, कुछ नया चीज नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे के सारे सेम स्ट्रेटजीज लिखे हैं। बस उन्होंने बताया है कि कैसे डिसाइड करोगे कौन सा कब रेलेवेंट रहेगा। ट्रस्ट मी, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा था उस जमाने के अंदर। थिंग्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। आई नॉट डिसएग्री कि ये लॉजिक ठीक नहीं है उनका, बट वही स्ट्रेटजी सही रहेगा, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। तो एक काम करो, कम टू आर्थर डी लिटिल, दैट इज एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें, मार्क द वर्ड, इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड फर्म का कॉम्पिटिटिव पोजीशन। सो इंडस्ट्री मैच्योरिटी मतलब या तो एम्ब्रियोनिक इंट्रोडक्शन स्टेज रहेगा, ग्रोथ स्टेज रहेगा, मैच्योरिटी स्टेज रहेगा, या एजिंग स्टेज रहेगा। यस और नो? दिस इज नथिंग बट माय इंडस्ट्री मैच्योरिटी। देखो ऊपर लिखा हुआ एक वर्ड, इंडस्ट्री मैच्योरिटी, लिखा है कि नहीं लिखा है? और दूसरा वर्ड मार्क करो, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। सर कैसी हो सकती है? या तो बहुत डोमिनेंट होगी, मतलब यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, ये तो मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, कोई दूसरा है ही नहीं, इंडियन रेलवेज, तो स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत क्या है फिर? समझ रहे हो मेरा बात टेक्निकली तो, बट ठीक है। या आप स्ट्रॉन्ग हो, दैट मींस लेट्स से टेलीकॉम के अंदर 3 ही प्लेयर है, बीएसएनएल पढ़ोगे तो बीएसएनएल भी है, बट कहना इसे एयरटेल जियो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाएंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? फिर आता है फेवरेबल कैटेगरी, तो हो सकता है मे बी एयरलाइन इंडस्ट्री में इंडिगो, स्पाइसजेट फेवरेबल है क्योंकि यहां पे ज्यादा प्लेयर्स हैं। समझा क्या मेरा बात? फिर आता है टीनेबल, मतलब बस काम चल रहा है, एयर एशिया इन इंडिया, विस्तारा इन इंडिया करंटली। डू यू गेट माय पॉइंट? वीकेस्ट वाज एयर इंडिया वंस अपॉन अ टाइम, एयर इंडिया वाज द वीकेस्ट टेक्निकली, नाउ इट इज अलोंग विद टाटा, तो वो भी आप टीनेबल कंडीशन में डाल दोगे। बॉटम लाइन, ये 5 अलग अलग पोजीशन है। या तो तुम बहुत डोमिनेंट हो, बहुत रेयर होता है ये, यहां पर तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रॉन्ग के अंदर अच्छा पोजीशन है, बढ़िया मार्केट शेयर है, आप सबसे बड़े प्लेयर हो, आप अपने सबसे स्ट्रेटेजाइजिंग कर सकते हो, लोग आपको फॉलो करेंगे। फेवरेबल मतलब बहुत सारे प्लेयर्स है, कोई एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, हेल्दी कंपटीशन है यहां पर, फिर भी आपको सबके हिसाब से काम करना पड़ेगा। टीनेबल मतलब आप थोड़े वीक हो कंपैरेटिवली, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, पर आप सर्वाइव कर पा रहे हो, आइडिया सर्वाइव कर पा रहे हो। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड द लास्ट वन इज द वीकेस्ट, दैट मींस आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, शायद यहां पर एग्जिटिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, टर्न अराउंड करने का ट्राई करो, वरना डाइवेस्ट वगैरह करके निकल जाओ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेजॉरिटी देखो, विड्रॉ, विड्रॉ, डाइवेस्ट लिखा है क्या? वो ये सारे वर्ड्स आपके चैप्टर 4, 5, 6 से आए हैं, तो अंदर का कुछ याद नहीं करने का है, मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ याद करके फायदा ही नहीं है। क्या दिमाग लगाने का? एडीएल में ऊपर क्या है? 4 स्टेजेस हैं, इधर क्या है? मार्केट पोजीशन है, ये याद रखो। एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, या तो दोनों फैक्टर पूछेगा तो लिख देना, समझ रहे हो मेरा बात तुम, या पूछेगा इस सिचुएशन में आउट ऑफ दीज कौन सा वाला सही है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, वहां पे मिल जाएगा आंसर। याद करके कोई फायदा नहीं है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपना स्ट्रेस बढ़ाने का नहीं, टेबल याद कर नहीं सकते हो आप, और आधी जगह पे टर्न अराउंड 5 बार रिपीटेड है, फाइंडिंग नीश 5 बार रिपीटेड है, समझ रहे हो मेरे बात? फोकस रिपीटेड है, कैसे याद करोगे कौन से डब्बे में किधर है? द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन दिस, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज कॉल्ड एज एडीएल मैट्रिक्स। तो हमने चारों इंपॉर्टेंट मॉडल्स पढ़ लिए, बीसीजी, मैकेंजी, एनसॉफ एंड एडीएल। अब लगे हाथ एक और मैट्रिक्स है, वो भी खत्म कर देते हैं। आपको बीसीके में शॉर्ट तो पढ़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उसको यूज करने के लिए मैट्रिक्स दिया है, टोज मैट्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, काफी टाइम से नहीं पूछा गया, पर प्रिपेयर रहना चाहिए, इट कैन बी अ गुड एग्जाम क्वेश्चन। लेट्स गो टू टोज मैट्रिक्स, पेज नंबर 2.18। ये एक तरीके से एक्सटेंशन है स्वॉट का। स्वॉट में क्या बताया आपको, याद करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस इंटरनल एलिमेंट्स है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एक्सटर्नल एलिमेंट्स है। ये बोल रहे काम करो, इन चारों से 4 नए सिचुएशन बनाओ, इन चारों से 4 नए सिचुएशन बनाओ। तो एक काम करो, अगले पेज डब्बा आएगा, एक डब्बा,
ये तुमको बीसी के टाइम से याद है, इंटरनल एक्सटर्नल, दिख रहा है क्या? ऊपर देखो स्ट्रेंथ वीकनेस, इधर क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो कैन आई से एक इंटरनल एलिमेंट लिया, उसको एक्सटर्नल से रिलेट किया, तो इंटरनल पहला लेट्स से स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्लस ओ दैट इज अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज एसओ, यस और नो? स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट इज कॉल्ड एज एसटी। फिर वीकनेस प्लस अपॉर्चुनिटी और दूसरा वीकनेस प्लस थ्रेट, यस और नो? बेस्ट पॉसिबल पोजीशन क्या है? एसओ ऑब्वियसली, हाँ है ना? वर्स्ट पॉसिबल पोजीशन क्या है? वीकनेस एंड थ्रेट। अब जिंदगी भर का आर्ग्यूमेंट है कि सेकंड बेस्ट क्या है, समझ रहे हो मेरा बात? तुम क्यों आर्ग्यूमेंट करना है? सिंपल है, किसी को सर्वाइवल के लिए बात करने का है तो एसटी अच्छा है, समझ रहे हो मेरा बात? किसी को रेवोल्यूशनरी काम करने का है तो सुनो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वीकनेस इंटरनल होता है और इंटरनल एलिमेंट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। वीकनेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से WO कैन गो टू SO, बट ST कैनॉट गो टू SO इजीली। थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सबसे चैलेंजिंग काम है, बिकॉज वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट होता है। समझ में आया क्या मेरा बात? पर तुमको जिंदगी में ये पूछेगा ही नहीं, तुमको क्या पूछेगा? टोज मैट्रिक्स क्या है, तो तुम्हें एग्जाम में डायग्राम बनाने का, फिर चारों सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का। कैसे? ऊपर आओ, बहुत डिफिकल्ट है। पहला वाला SO, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी। सर स्ट्रेंथ कैन बी यूज्ड टू कैपिटलाइज ऑन द एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। कैन आई से ये बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सबसे आसान चीज है लिखना। सबसे बुरा क्या है? WT। सर एनी फर्म वुड वांट टू अवॉइड इट। यहां पर आपको थ्रेट भी है और आप खुद वीक भी हैं, कैसे ना कैसे सर्वाइव करने का ट्राई करोगे, बट शायद बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर देखो ST, आप स्ट्रॉन्ग हो बट थ्रेट है। आपका स्ट्रेंथ शायद आपको हेल्प करेगा कि कैसे ना कैसे उस थ्रेट को मिनिमाइज कर लो, उसको डिफेंड कर लो, मतलब सर्वाइव कर जाओ आराम से। ये आपको सर्वाइवल विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम। WO के लिए आपको अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, फर्म नीड्स टू ओवरकम इट्स वीकनेस एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट्स वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटिस्टिक सिचुएशंस। दिस इज कॉल्ड एज टोज मैट्रिक्स। तो एग्जाम में स्वॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरमीडिएट में, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एट फाउंडेशन लेवल। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टोज मैट्रिक्स क्या होता है, उसके 4 पोजीशंस क्या है और डायग्राम क्या बोलता है। 2 मिनट स्पेंड करके वापस रीड कर लो, डायग्राम देख लो क्या है। एंड ऑब्वियसली टोज मैट्रिक्स बेटर रहेगा देन स्वॉट, क्योंकि टोज मैट्रिक्स बता रहा है करना क्या है, स्वॉट से बता रहा था कि 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है? तो देखो, ये इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 था। मैंने बोला था आप चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस वाज जस्ट पार्ट 1, जहां पर पोर्टफोलियो एनालिसिस, उसके 3 कंपोनेंट्स, सारे मैट्रिसेस, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हायर चांसेस है वहीं से क्वेश्चन आ जाए, पर आपको बता रहा हूं मैं ऑनेस्टली, चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन एक है, बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको तीनों पार्ट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। दिस वाज पार्ट 1। इन द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट पार्ट 2, जहां पर आपको इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, छोटे छोटे चिल्लर कॉन्सेप्ट, की सक्सेस फैक्टर क्या है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। रुक जाओ, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर शुरू करेंगे। पानी पियेंगे, उसमें पानी रखा नहीं आ रहा है। आज तो बैक टू बैक ज्यादा बड़ा हो गया ना।